एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं, आज के सेशन में अपन जो अपना डिविडेंड डिसीजन चैप्टर चल रहा था उसके अपन ने कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और जो बचे हुए क्वेश्चंस है वो अपन आज यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जो आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं मतलब अच्छे क्वेश्चन है, एक ही अपना रिपीटेड वाला यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, बाकी अपने जो 3 क्वेश्चन करेंगे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आइए अपन यहाँ पे अपन ने क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट कर लिया था, यहाँ पे अपन क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। अगर आपकी इसको एग्जाम में प्रैक्टिस करके नहीं गए, 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके नहीं गए तो बहुत मुश्किल है कि आपसे मतलब क्वेश्चन बन पाए। ये मान के चलिए कि अगर 5 नंबर का है तो 1 या 2 मार्क्स ही आपको मिल पाएंगे, और या फिर हो सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके पूरे मार्क्स खा के चला जाए। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो देख के मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा, लेकिन इसके बाद भी आपको 3 से 4 बार अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी है। और अब जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देख के जरूर जाना है एग्जाम से पहले, अगर देख के नहीं गए तो हो सकता है कि आपसे गलती कर बैठो आप। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेज नंबर देख सकते हैं आप, पेज नंबर है यहाँ पे 8.44। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इन दी month of the current financial year, share of RT Limited was sold for rupees 1460 पर शेयर। तो यहाँ पे क्या कहना है, मंथ के वे में करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इनका, जो अपना आरटी लिमिटेड है वो शेयर को कितने सोल्ड कर रहे हैं, शेयर को सोल्ड कर रहे हैं अपना 1460 रुपीज में। आगे, a long-term earning growth rate of 7.5% is anticipated and RT Limited is expected to pay dividend ऑफ ₹20 पर शेयर। तो यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना देके रखा है, ग्रोथ रेट अपन को यहाँ पे 7.5% देके रखा है, और यहाँ पे अपन को डिविडेंड बताया गया है। क्या बोला, एक्सपेक्टेड टू पे, मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितना पे करेंगे, मतलब कौन से डिविडेंड की बात चल रही है, यहाँ पे D1 की बात चल रही है। ठीक है, तो इन 2 लाइनों को पढ़ने से तो पता चल गया है कि यहाँ पे कौन से अपने गॉर्डन मॉडल की बात यहाँ पे चल रही है, तो ग्रोथ की बात अपने गॉर्डन मॉडल में रहती है। आगे चलते हैं, 2 रिक्वायरमेंट यहाँ पे देखिए रखिए, रिक्वायरमेंट 1 और 2। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू अर्न अज्यूमिंग दैट डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो अलोंग विद अर्निंग एट 7.5% पर ईयर इन परपेचुटी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अपन को कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न एंड इन्वेस्ट अपन को कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको पहली वाली वीडियो में कई बार बताया है कि जो अपना रिटर्न, जो अपने शेयर होल्डर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, केई बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपन को कैलकुलेट करने का बोला है, केई कैलकुलेट करने का बोला है, और बोल रहा है कि जो अपना यहाँ पे अर्निंग है ना, मतलब जो अपना ग्रोथ है वो 7.5% अपना परपेचुटी तक चलेगा। आगे सेकंड वाला पॉइंट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट RT Limited will earn about 10% on retained earning and shall retain 60% of earning. In this case, state whether there would be any change in growth rate and cost of equity. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं जो RT लिमिटेड है वो अपना रिटेन अर्निंग पे, यहाँ पे जो भी रिटेन अर्निंग रहेगी उस पर अपना 10% यहाँ पे अर्न करेगा। मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी अपना इन्वेस्टमेंट रहेगा उस पर वो कितना 10% अर्न करेंगे, मतलब जो अपना रिटर्न और इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे 10% है। और क्या कह रहे हैं, और कितना रिटेन करते हैं, यहाँ पे 60% रिटेन करके चलते हैं। जो भी अर्न करेगी कंपनी उसमें 60% क्या करके चलेगी, रिटेन करके चलेगी। मतलब डिविडेंड कितना यहाँ पे पे कर देगी, डिविडेंड ऑफ 40% यहाँ पे पे कर देगी। और अपन को यहाँ पे क्या बोला है कि अपन को बताना है कि यानी कोई चेंज होगा ग्रोथ रेट में और कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। तो अगर अपना यहाँ पे ये वाला रेशियो चेंज होता है, कौन सा वाला, अपना जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है और अपना जो यहाँ पे इन्होंने रिटेन करके रखा है, ठीक है ना, रिटेंशन रेशियो चेंज होता है तो ग्रोथ रेट में भी चेंज होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपन देख लेते हैं, तो अपन बहुत अच्छे से करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हो गया अपना सॉल्यूशन नंबर 6। देखिए, तो अपन को कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पे जो अपना गॉर्डन वाला है उसका अपना यहाँ पे गॉर्डन का फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, उसका फॉर्मूला होता है अपना P0 इक्वल टू P1 अपॉन K माइनस। ठीक है, जो अपना कांस्टेंट ग्रोथ का है वो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे अपन को क्या निकालना है, के यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो के अपन यहाँ से क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो जो अपना के माइनस जी है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होकर ऊपर चला जाएगा
और D1 यही रहेगा और अपना P0 आ जाएगा नीचे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो अपना K है यही रह जाएगा और D1 अपॉन P0 और G इस साइड आके हो जाएगा अपना प्लस। ठीक है, तो ऐसे अपना के का फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। आप ये मत समझना कि के का यहाँ पे कोई अलग से फॉर्मूला है, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ अपना जो गॉर्डन वाला फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, उससे ही के यहाँ पे निकाल दिया है। ठीक है, ऐसे तो बनने को ग्रोथ का ही बन जाए, के का ही बन जाए, D1 का, ऐसे तो बहुत फॉर्मूले हो जाएंगे। तो अपन को ये मान के चलना है कि अपना एक मेन फॉर्मूला है, उससे ही अपना एक फाइंड हुआ है। ठीक है, अब अपन इसमें पुट कर देंगे कि अपन को फाइंड करना है। तो देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके रखी थी, यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं ना, यहाँ पे ऊपर पहले एक बार अपन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। देखिए अपन क्या क्या देके रखा था यहाँ पे, सबसे पहले अपन को तो प्राइस देके रखा था, ये वाला। ठीक है, प्राइस देके रखा था और अपन को यहाँ पे ग्रोथ रेट दे के रखा था और अपन को डिविडेंड देके रखा था। तो D1 देके रखा था कितना, D1 देके रखा था अपन को 20। ग्रोथ रेट कितना देके रखा था, ग्रोथ रेट देके रखा था अपन को 7.5%। और क्या देके रखा था अपन को, यहाँ पे देके रखा था P0। P0 कितना था, P0 था अपना 1460। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन रख देते हैं, तो D1 है अपना 20 और P0 है अपना 1460। ग्रोथ रेट है कितना 7.5%, तो पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5% डिवाइड बाय 100 तो कितना आ जाएगा 0.075। इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से के ही निकल के आ जाएगा। तो 20 डिवाइड बाय ना 1460 प्लस 0.075, यहाँ पे अपना कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अपना 8.86%। ठीक है, इसका सही आंसर ए वाला 8.86%। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आईसीआई ने इस वाले आंसर में अपन को एक गलती करके रखी। क्या करके रखी है, देखिए इसका क्या मतलब है, एक्सपेक्टेड टू पे डिविडेंड का मतलब D1। ठीक है, लेकिन आईसीआई ने क्या करा है, इसको D1 ना मानते हुए आईसीआई ने इसको D0 यहाँ पे एज्यूम किया है। ठीक है, तो अगर ए वाला सेम क्वेश्चन आ जाता है तो अपन को भी ऐसे इसका आंसर करके आना पड़ेगा, भले ही गलत है लेकिन क्या कर सकते हैं अपन, मजबूर है, अपन को ए वाला यहाँ पे आंसर मतलब जो आईसीआई ने फ्रेम करा है वही वाला आंसर करके आना पड़ेगा। अपन उसको यहाँ पे D0 ही लेके अपन सॉल्व करेंगे। मैंने सही वाला आपको करा दिया, अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो आप D1 करके ही करना, लेकिन अगर सेम क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे क्या करना, आप D0 लेके इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूं अकॉर्डिंग टू आई से आई। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है, इसको अपन को जो D1 अपन ने माना है इसको क्या मानना है, इसको D0 यहाँ पे मानना है। तो इन्होंने क्या करा है, D0 कितना माना है, D0 यहाँ पे माना है इन्होंने 20। तो यहाँ से D1 कैसे निकलेगा, D1 निकाल लेते हैं अपन। D1 निकलेगा यहाँ से D0 1 प्लस G, तो यहाँ पे 20 और ग्रोथ रेट कितनी निकाली है अपन ने 0.075। इसको इंटू कर दीजिए तो D1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 0.075 इंटू 20, तो यहाँ से कितना आ रहा है अपना 21.5 है ना। इसको अपन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, D1 अपन निकले 21.5 और P0 हो जाएगा अपना 1460 प्लस ग्रोथ तो सेम ही है, तो यहाँ से अपना के निकल के आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, 21.5 डिवाइड बाई 1460 प्लस 0.075 तो कितना आ गया, और इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा 8.97%। ठीक है, एक बार अपन मैच कर लेते हैं यहाँ पे इनके सॉल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर अपना 6, ये देखिए 8.97 यहाँ पे परसेंट इन्होंने करके रखा है। ठीक है, ये वाली इन्होंने गलती करके रखी है, तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया सही क्या है गलत क्या है। अगर सेम क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अगर इतना याद रहता है तो आप ऐसे ही कर देना, नहीं तो आप क्या करना सही वाला ही करके आना। ठीक है, ओके। मैंने इसको न्यू वाले स्टडी मटेरियल में भी देखा था, जो अपना कब एप्लीकेबल हो रहा था, क्या बोलते हैं, जो अपना May 25 के लिए एप्लीकेबल होके रखा था, मतलब अधिकतर चीजें ऐसे ही उस वाले मॉड्यूल में सही करके रखी है, लेकिन स्टिल ये वाला क्वेश्चन उसमें भी उन्होंने सही करके नहीं रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक आध गलती हो जाती है, अब क्या करें। सेकंड पॉइंट में चलते हैं।
इट इज एक्सपेक्टेड दैट, तो उन्होंने अपन को बता दिया था कि आर आर अपना यहाँ पे 10% है, और अपना यहाँ पे क्या है रिटेंशन रेशियो मतलब बी, बी कितना है 60% है। अपन को बताना था ग्रोथ में चेंज हो रहा है, कॉस्ट में चेंज हो रहा है। ये वाला पॉइंट अच्छा है, तो अपना थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पे अपन ने कौन सा पहला वाला पॉइंट यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ पे अपन सेकंड वाला पॉइंट करेंगे। तो अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखी है, जैसे कि अपन को दे के रखा था रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आर, तो ये कितना 10% दे के रखा था। और क्या दे के रखा था रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो अपन को देख रहे हैं, रिटेंशन रेशियो मतलब बी, जो कि अपन को 60% यहाँ पे देके रखा था। ठीक है, इसको जो 0.6 ही बोल सकते हैं। तो एक बात तो मतलब कंफर्म है, अगर रिटेंशन रेशियो 60% है तो अपना जो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होगा, बचा हुआ 100% में 40%। यहाँ पे अपन डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकाल सकते हैं, 1 - b करके भी निकाल सकते हैं। तो 1 - 60% करेंगे मतलब 1 - 0.60, तो अपना आ जाएगा 0.40%, अपना यहाँ पे 40% हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपन को यहाँ पे बताना है कि अपना जो ग्रोथ में चेंज हो रहा है और अपना जो कॉस्ट ऑफ फिटिंग हो रहा है उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे ग्रोथ इक्वल टू क्या होता है, बी इंटू आर रिटेंशन रेशियो, मतलब ग्रोथ क्या वही तो होती है जो अपन ने क्या करा है, जो अपन ने रिटेन करके रखा है शेयर होल्डर का पैसा, उसको हम कितना रिटर्न कमा रहा है उसको ही ग्रोथ बोलते हैं। तो अपन ने यहाँ पे कितना है रिटेंशन रेशियो 0.60, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 0.10, तो ये अपनी ग्रोथ आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 0.60 इंटू 0.10, तो आ जाएगी अपनी 6%, है ना। इतनी अपनी ग्रोथ यहाँ पे निकल के आ गई। अपन को बताना है कि अब जो अपना के है उसमें चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो उसके लिए अपन को क्या लगाना पड़ेगा, वही सेम फॉर्मूला जो अपन ने यहाँ से ड्राइव करा इस वाले फॉर्मूले से। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे के इक्वल टू हो जाएगा अपना D1/P0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा जी। तो अब देखिए अपन को यहाँ पे P0 तो पता है, P0 वही सेम रहने वाला 1460 मार्केट प्राइस से, और ग्रोथ भी अपन को यहाँ पे पता है कितनी है 0.066% अपन निकाली। लेकिन अपन को यहाँ पे क्या करना है, जो अपना D1 है, D1 अपन को यहाँ पे नहीं पता, तो अपन को यहाँ पे दिमाग लगाना है कि D1 कैसे निकलेगा। ये इस वाले मतलब जो D1 है इस वाले क्वेश्चन का मेन पॉइंट है, अगर इसको आप निकालना सीख गए तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो अपन को दिमाग लगाना है कि कैसे अपना यहाँ पे हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक चीज अपन को देखे रखी थी, ये वाली देखिए डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो अपन को ये समझना है कि इसका यूज करके ही अपन को डिविडेंड निकालना है। अगर अपन को देखिए, अगर जो अपना डीपीआर है मतलब जो डिविडेंड पे आउट रेशियो, उसको किस पे अप्लाई करें इससे अपना डिविडेंड निकल के आ जाए, तो जो अपना अपना जो अर्निंग रहती है, ठीक है, ईपीएस रहता है, अगर उसको अपन अप्लाई करते हैं तो अपना यहाँ से क्या डिविडेंड निकल के आ जाते हैं। तो उसके लिए अपन को यहाँ पे अर्निंग चाहिए पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए चूंकि अपना डिविडेंड कैसे निकलता है, डिविडेंड निकलता है अपना जो भी अपनी अर्निंग है, अर्निंग इनटू डीपीआर डिविडेंड पे आउट रेशियो अपन यहाँ पे लगा दें। तो यहाँ से अपन को क्या निकालनी है, यहाँ से अर्निंग निकालनी है, और अपन को ये वाला रेशियो तो पता है डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है अपना, ये अपना यहाँ पे 40% है। तो अगर यहाँ से अपना अर्निंग निकल के आ जाए, अगर कैसे भी अगर अर्निंग निकल के आ जाए तो यहाँ से अपन डिविडेंड निकाल सकते हैं। तो ये वाला तो मेन पॉइंट है, अर्निंग कैसे निकालने पे, अर्निंग तो मतलब सेकंड वाले पॉइंट में तो कोई भी यहाँ पे तरीका नहीं दे के रखा, तो कैसे निकाल। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग, ठीक है, अर्निंग या अर्निंग पर ये अपन को यहाँ पे बनाना है। देखिए तो जो कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग अपन किससे करेंगे, जो अपना पॉइंट 1 है उस वाले, जो अपना पॉइंट 1 में इन्फॉर्मेशन दे के रखी थी इस वाले पॉइंट में, इससे अपन अर्निंग यहाँ पे निकालें। सबसे पहले अपन इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी। देखिए पॉइंट फर्स्ट में अपन को ये वाली सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी, तो अपन यही लिख लेते हैं यहाँ पे। ये अपन को इन्फॉर्मेशन दी गई, ठीक है। अब देखिए इसका भी, इसका कुछ काम नहीं है तो इसको हटा देते हैं।
अपन को यहाँ पे D1 दे के रखा था और ग्रोथ यहाँ पे दे के रखा था। देखिए इससे अपन यहाँ पे निकाल सकते कैसे, देखिए G इक्वल टू क्या होता है, G इक्वल टू होता है V इंटू आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ रेट तो अपन को यहाँ पे दे के रखा, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यहाँ से बी निकालेंगे, क्योंकि अगर बी यहाँ से निकल के आ गया तो अपने यहाँ पे अर्निंग यहाँ से निकाल पाएंगे। देखिए जो अपना बी है कितना दे के रखा है, 0.075 अपन को दे के रखा था। अब बी यहाँ से निकालना है, ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि देखिए अगर बी अपन ने यहाँ से निकाल लिया, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, वही सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होगी कि डिविडेंड कैसे निकलता है, डिविडेंड निकलता है अपना यहाँ पे जो अर्निंग रहेगी, अर्निंग पे अगर क्या कर दें, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अप्लाई कर दें तो यहाँ से अपनी अर्निंग निकल के आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अपन को क्या D1 तो देके रखा है, ठीक है, डिविडेंड देके रखा है 20। अब यहाँ से अर्निंग निकालनी है, अपन को डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालना पड़ेगा। तो देखिए अगर यहाँ से अगर अपन क्या करें, बी निकाल लें, ठीक है, मतलब रिटेंशन रेशियो निकालने अगर, तो अपन को ऑटोमेटिकली क्या पता चल जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो हमको पता चल जाएगा, तो यहाँ से पहले अर्निंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए अपन को आर पता होना चाहिए। तो एक मेन पॉइंट है कि आर क्या लेना है यहाँ पे। तो देखिए आर यहाँ पे उन्होंने बी वाले पॉइंट पे अपन को दे के रखा है, कितना आर अपन को यहाँ पे 10% दे के रखा है। ठीक है, अपन को तो कैसे मालूम चलेगा सर, पॉइंट वाले मतलब जो पॉइंट पहला है उसमें अपन को सेम आर अपन को, मतलब जो सेकंड पॉइंट पे आर दे के रखा है, पॉइंट 1 में भी वो आर लेना है। तो इसको यही मेन पॉइंट यहाँ पे कि अपन को एज्यूम करना है कि जो सेकंड पॉइंट में आर है वो भी अपन को फर्स्ट पॉइंट में यूज किया जा रहा है। ठीक है, यही वाला मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.10, तो यहाँ से अपना क्या बी निकल के आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा बी, तो 0.075 डिवाइड बाई 0.10, तो यहाँ से कितना 0.75 निकल के आ गया। ठीक है, बी अगर बी अपना कितना है 0.75, मतलब रिटेंशन रेशियो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, रिटेंशन रेशियो। तो यहाँ से अपना डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना आ जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो 1 माइनस बी कर देंगे तो अपना 0.25 यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब 0.25 यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, सॉरी हाँ 0.25 यहाँ पे रख देंगे तो अपना यहाँ से अर्निंग निकल के आ जाएगी। तो अर्निंग कितनी आ जाएगी 20 डिवाइड बाई 0.25, तो यहाँ से हो जाएगी अपनी 80, अर्निंग निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अपन इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 80 अपने वर्किंग नोट नंबर 1 में निकाली। तो अब यहाँ से डिविडेंड निकल के आ जाएगा 80 इंटू 40%, तो अपना कितना आ गया 32। अब 32 को यहाँ पे अपन रख देंगे इसकी जगह पे, यहाँ पे लगा के रखिए इससे आप भूले नहीं, 32 को अपन यहाँ पे रख देंगे तो अपना यहाँ से आंसर आ जाएगा 32 डिवाइड बाई 14 हो जाएगा 60 प्लस 0.06, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो अपना 8.19% यहाँ पे निकल के आ जाता है की। ठीक है, तो अपन को किसका ध्यान रखना है, इस वाले ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये मेन चीज ध्यान रखनी है कि अपन को D1 निकालना है। D1 कैसे निकलेगा, D1 अपना यहाँ पे ऐसे निकलेगा कि अपन को अगर यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो दे के ही रखा था, तो अगर अपन अर्निंग पे डिविडेंड पे आउट रेशियो अप्लाई करते हैं तो यहाँ से अपना यहाँ पे डिविडेंड निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन को DPR तो पता है लेकिन अर्निंग नहीं पता है, तो अर्निंग कैसे निकलेगी, पॉइंट फर्स्ट से। कैसे, ये अपनी निकलेगी ऐसे कि अपन को यहाँ पे G पता है, G इक्वल टू B इंटू R, तो अपन को अगर बी निकाल लेते हैं यहाँ से तो अपन को ऑटोमेटिकली डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे निकल के आ जाएगा, क्योंकि इस वाली इन्फॉर्मेशन में अपन को डिविडेंड तो पता था, सिर्फ अपन को डीपीआर नहीं पता था। तो डीपीआर कैसे निकलेगा, अगर अपन रिटेंशन रेशियो निकाल लें तो अपना डीपीआर अपने आप निकल के आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, ग्रोथ इक्वल टू बी इंटू आर, तो यहाँ से अपन ने बी निकाल लिया और ये अपन ने एज्यूम करा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज से। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने वी निकाल लिया तो डीपीआर निकल के आ गया, इस पर अपने अप्लाई कर दिया तो अर्निंग निकल के आ गई, और फिर अर्निंग को यहाँ से अपन ने डीपीआर पे अर्निंग पे डीपीआर को अप्लाई कर दिया तो यहाँ से 32 अपना निकल के आ गया। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करना, जब जाके आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। लेकिन 2-3 पॉइंट का यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन को यहाँ पे D1 निकालना है। D1 कैसे निकलेगी, चूंकि अपन को डीपीआर यहाँ पे देखे रखा है, तो अगर अपन क्या करें अर्निंग पे डीपीआर अप्लाई करते हैं तो अपन यहाँ से डिविडेंड निकल के आ जाएगा। लेकिन मेन बात वही है, यहाँ पे अपने को अर्निंग चाहिए तो अर्निंग निकलेगी अपनी पॉइंट नंबर फर्स्ट से। ठीक है, G इक्वल टू बी इंटू आर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपन को डिविडेंड पता था और यहाँ से अपन को
क्या डीपीआर नहीं पता, नहीं यहाँ से निकल सकती, डीपीआर नहीं पता, तो अब डीपीआर कैसे निकलेगी, डीपीआर निकलेगी अपनी रिटेंशन रेशियो से। तो अपने को जी इंटू वी, जी इक्वल टू वी इंटू आर करेंगे, तो जी की वैल्यू अपन को पता थी, वी की अपन को निकालना है, और आर आर को मेन बात है आर को एज्यूम कर लेंगे, तो यहाँ से अपना डीपीआर भी करके आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपका पूरा अपना 100% कोशिश करी इसको समझाने में, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं वहां आपको और अच्छे से मतलब समझाने का ट्राई कर दूंगा, और कोई डाउट होगा। ठीक है, अब देखिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको अपन यहाँ से स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 7। देखिए जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके लिए अपन शायद मैंने आपको यहाँ पे टिक भी करा था, क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसकी सेम है किस जैसे है, अपना इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी ऐसा है और इलस्ट्रेशन 8 भी ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 1 भी इसी के जैसा है। तो मैंने क्या किया इसका, देखिए सॉल्यूशन मैंने पहले ही रेडी कर दिया है, जिससे कि आपको अपना टाइम ज्यादा खराब नहीं हो, क्योंकि ऐसे अपन ने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर लिए। ठीक है, सब अपना फिगर्स चेंज है, बाकी अपना पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सेम है, इसलिए मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन को रीड करूंगा और अपने सॉल्यूशन जल्दी बता दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, जो नए क्वेश्चन रहते हैं तो वैसे ही करा देता हूँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे क्वेश्चन सेम है, इसलिए मैंने पहले ही नोट कर लिया, और आप उसे समझा दूंगा अगर किसी को अगर सॉल्यूशन नहीं चाहिए इसका। ठीक है, स्टार्ट करें, एक मिनट पानी पी लो फिर अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टार्ट करें, आइए। Akash Limited has 10 lakh equity share outstanding at the start of the accounting year। तो क्या क्या है, आकाश लिमिटेड के पास कितने 10 लाख इक्विटी शेयर है, मतलब पहले से ही आउटस्टैंडिंग है शेयर है। ठीक है, और एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस कितना है 150 यहाँ पे है, मतलब P0 अपना 158। एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 8 पर शेयर, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड मतलब यहाँ पे D1 की बात कर रहे हैं कि 8 है अपना। द रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन अप्रोप्रिएट टू द रिस्क क्लास टू विच द कंपनीज बिलोंग इज 10%। तो अपन को कैपिटलाइजेशन रेट दे के रखा है, मतलब कैपिटलाइजेशन रेट मतलब के कितना देखिए रखा है अपन को 10% यहाँ पे देखिए रखा है। अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट पॉइंट देखिए, कैलकुलेट दी मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। तो अपन को यहाँ पे बताना है मतलब मार्केट प्राइस बताना, मतलब P1 अपन को यहाँ पे बताना। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बताना है, सेकंड पॉइंट बताना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड या फिर अकाउंटिंग ईयर ऑन द अजम्पशन दैट द नेट इनकम फॉर द ईयर इज 3 करोड़ और इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ व्हेन डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड, और बी में डिविडेंड आर नॉट डिक्लेयर्ड। तो वन को यहाँ पे क्या बताना, नंबर ऑफ शेयर्स बताना है। थर्ड वाले पॉइंट में प्रूव दैट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर will be remain unchanged irrespective of the dividend are declared or not declared। तो अपन को यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो अपनी मार्केट वैल्यू रहती है वो रिमेन क्या रहती है, अनचेंज यहाँ पे रहती है, चाहे डिविडेंड यहाँ पे अपना क्या डिक्लेयर किया जाए या फिर डिविडेंड यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया जाए। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, बस अपन क्या करते थे, जो अपने पहले वाले जो अपने इलस्ट्रेशन यहाँ पे 1, 8 और क्वेश्चन नंबर 1 करा, वहां पे अपन को सिर्फ अपनी मार्केट वैल्यू फर्म यहाँ पे बोलते थे, तो अपन को स्टेप वाइज कैलकुलेट करना पड़ता था। इसमें स्टेप 1 अपन कैलकुलेट करते थे P1, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए वैल्यू फर्म का फॉर्मूला क्या रहता है, वैल्यू फर्म का फॉर्मूला यहाँ पे रहता है कि n प्लस डेल n इंटू P1 प्लस करते हैं अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाता है 1 प्लस के यहाँ पे हो जाता है। तो अपन क्या करते थे, अपन जो पहले वाले स्टेप 1 में अपन ये वाला कैलकुलेट करते थे, स्टेप 1 ये हो गया, और स्टेप 2 में अपन ये कैलकुलेट करते थे डेल एन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और स्टेप अपन जो अपनी 3 रहती थी या फिर 4 उसमें अपन क्या करते थे, वैल्यू ऑफ फंड कैलकुलेट करते थे। ठीक है, जैसे अपन को क्या बोला है, स्टेप 1 अपन को सेम बोला है, और स्टेप 2 अपन को अलग से देके रखी है, और स्टेप 3 में भी अपन को ये पूछा गया है। ठीक है, तो अपन को यहाँ पे अलग से तीनों स्टेप में खुद पूछ ली गई, वैसे अपन को खुद निकालनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अपन से खुद पूछ ली गई, तो और कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अपन को एक फॉर्मूला लगना है, कौन सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इजी रिस्पेक्ट क्या होता है P1 प्लस D1 1 प्लस के, तो यहाँ पे अपन सिर्फ वन को इन्फॉर्मेशन कोड करनी है। ठीक है, देखिए जो अपना मार्केट प्राइस पर शेयर से मतलब P0 150 दे के रखा है, D1 8 दे के रखा है,
और के अपन को 10% यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से P1 आ जाएगा। एक बार डिक्लेयर करेंगे जब डिविडेंड और एक बार डिक्लेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन एक्सपेक्टेड डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड और नॉट डिक्लेयर्ड। तो पहले वाले पॉइंट में जो अपन क्या करेंगे, डिक्लेयर कर रहे हैं, अपन फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, P इक्वल टू P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस K। तो यहाँ पे 150 अपना है क्या हो गया, P0 हो गया, और P1 अपन को कैलकुलेट करना है, और 8 अपन यहाँ पे डिक्लेयर करना है, इसलिए 8 लिखा है, ठीक है। अपन ने यहाँ पे 8 लिखा है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका, तो अपना 165 हो जाएगा, और 8 अपना यहाँ पे सेम रहेगा, P1 प्लस 8। तो अपन इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा, तो P1 इक्वल टू क्या 157 अपना निकल के आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे क्या, जब डिक्लेयर नहीं करना है तो यहाँ पे 0 लेनी है, और कैलकुलेशन पूरी सेम है, तो अपने यहाँ पे 165 निकल के आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, सेकंड पॉइंट में अपन को कैलकुलेशन क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स का कैलकुलेशन करना है। तो उससे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, उससे पहले अपन को निकालना पड़ेगा कितनी फंड की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब अपन ये निकाल लें कितनी फंड की रिक्वायरमेंट है, और जब नंबर जो अपना प्राइस रहेगा उससे अपन डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑटोमेटिकली अपने निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए ये वाला रहा कैलकुलेशन। देखिए जब अपन क्या करते हैं, डिवीजन को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। तो नेट प्रॉफिट कितना है अपना, नेट प्रॉफिट यहाँ पे अपन को 3 करोड़ रुपए दे के रखा था, नेट प्रॉफिट 3 करोड़ है, और अपन ने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो डिविडेंड डिक्लेयर कितना आ रहा है, 80 लाख आ रहा है। लेकिन 80 लाख कैसे आ रहा है कि देखिए अपने पास जो एग्जिस्टिंग शेयर थे कितने थे, 10 लाख थे। 10 लाख पे अपन पर शेयर पे डिविडेंड 8 रुपए दे रहे थे, तो 10 लाख इंटू 8 हो जाएगा, तो अपने 80 लाख आ जाएंगे, ठीक है। तो 80 लाख अगर डिविडेंड दे देंगे, अगर अपन यहाँ से 3 करोड़ में से 80 लाख डिविडेंड दे दिया, तो अपने पास रिमेनिंग फंड कितना अवेलेबल बचा इन्वेस्टमेंट के लिए, 2 करोड़ 20 लाख रुपीज। और इन्वेस्टमेंट कितने का करना है, कोई बंदा नया इन्वेस्टमेंट क्या सकता है, वो अपन को 6 करोड़ का करना है। तो अपन को 6 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन अपनी जेब में कितने पैसे अभी 2 करोड़ 20 लाख रुपए हैं। तो कितने और फंड किया जा सकता है, यहाँ पे 3 करोड़ 80 लाख और फंड किया जा सकता है, ठीक है। तो कैसे निकलेंगे, जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, बैलेंस फंड रिक्वायर्ड जो अपन ने यहाँ पे लिया है, डिवाइड बाय P1 जो ऊपर कैलकुलेट किया है। तो 3 करोड़ 80 लाख डिवाइड बाय 157, ऐसे नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब ऐसे इस वाले पॉइंट पे बस यहाँ पे क्या करेंगे, डिविडेंड को 0 लिखेंगे। तो अपने पास फंड कितना है अभी जेब में 3 करोड़, और इन्वेस्टमेंट कितने करना है 6 करोड़ का। तो बैलेंस फंड कितना रिक्वायर्ड 3 करोड़ ही, तो 3 करोड़ को डिवाइड कर देंगे 165 से, तो यहाँ पर अपना क्या निकल के आ जाएंगे, जो हमारे को न्यू इक्विटी शेयर इशू करने हैं वो अपने यहाँ पे निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर्स भी लिख सकते हैं, बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखा इसको डिवाइड करके क्योंकि अपन को यहाँ पे मार्केट वैल्यू ऑफ फंड निकालनी है, तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, क्योंकि पॉइंट में चाहिए पड़ती वाली वैल्यू, ठीक है, जब ये एग्जैक्ट अमाउंट आता है। अपन को क्या करना है, थर्ड वाले पॉइंट में अपन को यहाँ पे कैलकुलेट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है, एट द अकाउंटिंग ईयर। तो अपन को यहाँ पे मार्केट वैल्यू बतानी है ये वाली, ठीक है। देखिए मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स ये वाली अपन को यहाँ पे बतानी, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंड नहीं पूछ रहा है, ठीक है। थर्ड वाले स्टेप में वैल्यू ऑफ फंड नहीं पूछ रहा है, कौन सा वाला अमाउंट पूछ रहा है, ये वाला अमाउंट यहाँ पे पूछ रहा है, जो भी अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मतलब जो एन मतलब जो अपने पास एक्जिस्टिंग शेयर है, और डेल एन मतलब जो अपन न्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकाले और इनटू कर देंगे P1 से, ठीक है। बहुत चतुर है क्वेश्चन, वहां से वैल्यू ऑफ फंड और क्वेश्चन अटके जाएंगे आप कि थर्ड वाले स्टेप में वैल्यू ऑफ फंड भी निकालनी है, तो यहाँ पे आप गलत हो सकते हैं। अब क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने जो अपने एक्जिस्टिंग शेयर है वो, और जो डेल एन है वो, इन दोनों को ऐड करेंगे और P1 से इनटू कर देंगे, तो ये वाला अपना यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा शेयर्स का, मतलब वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए अपन को क्या पूछा, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, लेकिन अपन को सिर्फ मैं फॉर्मूला इसलिए लिखा है जिससे आपको पता चल जाए कि पूछ क्या रहा है। ये वाला अपन को ये वाली वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो एन तो अपन को पहले ही पता है, 10 लाख एक्जिस्टिंग शेयर थे, न्यू वाले ये वाले अपन ने निकाले यहाँ पे, ठीक है। और अब इसको सॉल्व कर देंगे, अपना 1950 लाख यहाँ पे आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करिए, 3 करोड़ 80 लाख टाइप करिए, डिवाइड बाय 157, तो यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 करोड़ 2 लाख 38 ऐसा कुछ आ रहा है, प्लस यहाँ पे 10 लाख कर देंगे। अब इंटू किससे करना है, इंटू करना है 157 से, तो कितना आ रहा है, यहाँ पे 1950 लाख आ रहा है, ठीक है, 1950 लाख, ठीक है। अगर आप देखना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1950 लाख यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे ही सेम क्या करना है, सेम अपन को इसमें करना है, इसमें भी अपन को ये वाली वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो एन अपन को पहले से पता, और डेल एन अपन ने यहाँ पे एक कैलकुलेट किया, ऊपर ही कैलकुलेट करके आए, ठीक है, मतलब ये वाला, ठीक है, ये कैलकुलेट किया है। इसको क्या करेंगे 165 से इंटू कर देंगे, 1950 लाख आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करना है, 3 करोड़ डिवाइड बाय करेंगे 165, तो अपना आ रहा है यहाँ पे कुछ आ रहा है 1,81,818 कुछ आ रहा है, डिवाइड करेंगे
और प्लस कर देंगे अपना 10 लाख। ठीक है, तो अपना कुछ आ जाएगा 10 लाख, यहाँ पे 18,000 आ जाएगा, इंटू कर देंगे 165 से, तो अपना यहाँ पे सेम अमाउंट यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, सेम अमाउंट अपना यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर्स भी कर ली। तो देखिए डिविडेंड अगर अपन ये अपनी रिलेवेंस थ्योरी थी, मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाला वीडियो पढ़ाया था कि ये वाली क्या मतलब नॉन रिलेवेंस थ्योरी थी, रिलेवेंस वाली नॉन रिलेवेंस कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करें या नहीं करें, जो अपनी वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो हमेशा रिमेन यहाँ पे सेम रहेगी। तो देखिए वैल्यू ऑफ देख सकते हैं कि कोई भी अपना फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो अपन डिविडेंड पेड कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। आइए अपन क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ यहाँ पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन 8 है और 9 है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आराम से 3 मार्क्स तक के आ सकते हैं। और अगर आप करके नहीं गए तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक बार देख लेना 1-2 बार और फिर बन जाए, कोई भी यहाँ पे ज्यादा टफ नहीं है। आइए पढ़ते हैं अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, Mr. H currently holding 1 lakh shares of HM Limited, and currently the share of HM Limited is trading on Bombay Stock Exchange at ₹50 per share। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो मिस्टर एच है वो करंटली कितनी होल्ड करके 1 लाख शेयर्स होल्ड करके रखते हैं HM लिमिटेड में, और जो करंटली यहाँ पे शेयर का प्राइस है, मतलब जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में वो कितना है, ₹50 पर शेयर। मिस्टर ए have a policy to reinvest the amount of any dividend received into the shares back again of HM Limited। क्या कह रहे हैं कि मिस्टर ए की ऐसी पॉलिसी है कि जो भी उनको डिविडेंड यहाँ पे रिसीव होता है, जो भी डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पे रिसीव होता है, वो क्या कर देते हैं, उसको री इन्वेस्ट कर देते हैं। किसमें, जो अपना यहाँ पे HM लिमिटेड है उसमें इनको री इन्वेस्ट कर देते हैं। आगे, if HM Limited has declared dividend of ₹10 per share, please determine the number of shares that Mr. A would hold after reinvest डिविडेंड इन शेयर ऑफ HM लिमिटेड। तो अपन क्या करना है, यहाँ पे क्या बताना है, नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे बताना है। कि देखिए पहले एग्जिस्टिंग शेयर कितने, एग्जिस्टिंग शेयर के पास 1 लाख शेयर्स हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, जो HM लिमिटेड है डिविडेंड यहाँ पे वो करती है, डिविडेंड देती है शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे मिस्टर एच को यहाँ पे क्या मिलेगा, डिविडेंड यहाँ पे मिलेगा। तो जो मिस्टर ए है उनकी क्या पॉलिसी है, मतलब सॉरी मिस्टर एच उनकी क्या पॉलिसी, जो भी उनको डिविडेंड रिसीव होता है वो वापस उसी कंपनी में री इन्वेस्ट कर देते हैं। तो अपने लिए क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स बतानी है कि अगर जो डिविडेंड मिला है अगर उसको भी री इन्वेस्ट कर देते तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल है। आइए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा अपना यहाँ पे, देखिए इनके पास एग्जिस्टिंग कितने शेयर्स हैं, एग्जिस्टिंग के पास 1 लाख शेयर यहाँ पे है। अब इनको डिविडेंड कितना रिसीव हो रहा है, तो देखिए इनके पास 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर कितना डिविडेंड, ₹10 डिविडेंड मिल रहा है, तो कितना डिविडेंड रिसीव हो गया, ये हो जाएगा अपना 10 लाख। अब क्या करना है, इस 10 लाख को वापस से क्या कर देना है, इसको वापस से री इन्वेस्ट कर देना है उसी वाली कंपनी में। तो डिविडेंड री इन्वेस्ट इन दी HM लिमिटेड। ठीक है, तो री इन्वेस्ट कर देंगे तो उनको कितने शेयर्स मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है पूरा अमाउंट यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे री इन्वेस्ट कर दिया। ओके, कितना, ₹10 लाख। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, नंबर या फिर लिख सकते हैं न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। तो ये 10 लाख है, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, 50 से। तो 50 से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एक और हिडन पॉइंट है कि जो 50 यहाँ पे है कौन सा वाला, यहाँ पे कम डिविडेंड प्राइस है, मतलब इसमें डिविडेंड इंक्लूड है। तो अपन डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड यहाँ पे 40 से करेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स डिविडेंड प्राइस कैसे निकला, एक्स डिविडेंड प्राइस, तो यहाँ पे कम डिविडेंड प्राइस डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड। तो यहाँ पे ए है 50 माइनस यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे एक्स डिविडेंड प्राइस 40 आ जाएगा। ठीक है, तो 140 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो न्यू नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ जाएंगे, 10 लाख डिवाइड बाई 25, तो यहाँ पे आ जाएंगे
सॉरी 10 लाख डिवाइड बाय 40, यहाँ पे आ जाएंगे 25,000 शेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, तो एग्जिस्टिंग शेयर प्लस न्यू नंबर ऑफ, तो 1 लाख अपने एग्जिस्टिंग थे और 25 क्या थे न्यू नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 1,25,000 शेयर्स। ठीक है, तो सिंपल ही था, कोई भी यहाँ पे टफ नहीं था, सिर्फ एक पॉइंट था हिडन वाला कि अपन को ये समझना था यहाँ पे कि यहाँ पे कम डिविडेंड प्राइस है, इसमें क्या है डिविडेंड अपना ऑलरेडी इंक्लूड है, तो यहाँ से डिविडेंड माइनस करेंगे तो अपना एस डिविडेंड प्राइस आएगा। ओके, अब आइए अपन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 और कर लेते हैं, तो अपन करते हैं ऊपर स्पेस खाली। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फॉलोइंग द इंफॉर्मेशन इज गिवन पर्टेनिंग टू डीजी लिमिटेड, अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन देके रखी है, नंबर ऑफ शेयर देके रखे हैं 1 लाख, अपन को ईपीएस देके रखा है 25, पी रेशियो 20 देके रखा है, बुक वैल्यू पर शेयर अपन को 400 पर शेयर यहाँ पे देख रखी है। इफ कंपनी डिसाइड टू रीपर्चेज 25,000 शेयर्स एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, क्या कह रहा है कि अगर कंपनी अपने शेयर्स जो 25,000 शेयर्स को रीपर्चेज करती है कौन सा वाले प्राइस, मार्केट प्राइस पे, तो अपन की जो रिजल्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर्स रहेगी वो क्या हो जाएगी आफ्टर रीपर्चेज, मतलब जो अपन को जो भी बुक वैल्यू रहेगी पर शेयर्स आफ्टर रीपर्चेज वो अपन को यहाँ पे बताना है। तो मेन बात तो अपन को यहाँ पे जो न्यू रिपर्चेज ऑफ शेयर्स हैं अपने, जो भी रिपर्चेज कर रहे हैं 25 शेयर्स, मार्केट प्राइस पे यहाँ पे लेना है, मार्केट प्राइस तो यहाँ पे देखिए नहीं रखा गया है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा, सोचिए दिमाग लगाइए थोड़ा, कैसे निकलेगा। तो देखिए अपन यहाँ पे पढ़ के आए हैं पी रेशियो इक्वल टू क्या होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो इससे तो निकल आएगा ना एमपीएस, इससे निकल के आ सकता है, तो इससे अपन निकाल लेंगे सर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, आसानी से हो जाएगा। तो सॉल्यूशन नंबर हो गया अपना 9। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पर इसका अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, इस पर सबसे पहले अपन लिखते हैं बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स बिफोर रीपर्चेजिंग शेयर्स। तो रीपर्चेज करने से पहले अपने शेयर्स का प्राइस कितना था, 1 लाख शेयर्स थे और बुक वैल्यू कितनी थी अपनी 400 पर शेयर्स, तो 1 लाख इंटू 400 तो कितनी हो जाएगी, हो जाएगी अपनी ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 4 करोड़ हो जाएगी, है ना। 4 करोड़ की हो जाएगी। अब अपन को क्या करना है, अपन को निकालना है जो भी अपन ने यहाँ पे क्या किया है, जो भी अपन ने रीपर्चेज किया है ना शेयर्स का, वो कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे रीपर्चेज ऑफ शेयर्स, ठीक है, तो कितने शेयर्स रीपर्चेज किए हैं, रीपर्चेज अपन ने किया यहाँ पे 25,000 शेयर्स अपन को, लेकिन मार्केट प्राइस यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे अपन वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर्स, पी रेशियो इक्वल टू क्या होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, तो पी रेशियो कितना देके रखा है, पी रेशियो देके रखा है 20, एमपीएस निकालना है और ईपीएस मेरे को 25 देके रखा है, तो एमपीएस कितना निकल आएगा 20 इंटू 25 तो आ जाए अपना 500, तो यहाँ पे अपना इंटू कर देंगे क्योंकि मार्केट प्राइस हमको निकाल, तो कितना हो गया 25,000 इंटू 500, ये कितना हो गया 1,25,00,000, 1,25,00,000। तो यहाँ पे जाए अपना बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर री परचेजिंग,
तो ये माइनस कर देंगे, क्योंकि अपने पास जो शेयर्स थे जो अपन ने इशू किए थे उसमें से अपन ने कुछ बाय बैक कर लिया, फिर रीपर्चेज कर लिए। तो कितने अमाउंट के अपन को यहाँ पे शेयर्स बचे, 4 करोड़ माइनस 1 करोड़ 25 लाख, तो अपन को बचे 2 करोड़ 75 लाख के अपने पास यहाँ पे शेयर्स बचे। अब अपन यहाँ क्या करेंगे, अपन को वैल्यू से मतलब बुक वैल्यू पर शेयर बतानी है, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय शेयर्स आफ्टर रीपर्चेजिंग। तो कितने शेयर्स बचे, पहले अपने पास 1 लाख शेयर्स थे, माइनस कर देंगे कितने 25,000 अपन ने रीपर्चेज कर लिए, तो बचे 75,000। 75,000 डिवाइड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपर्चेजिंग। ठीक है, तो 2 करोड़ 75 लाख डिवाइड बाय 75,000, तो कितना आ रहा है 366.66। तो इसको अपन क्या करेंगे 366.67 यहाँ पे अपन कर देंगे अपनी यहाँ पे शेयर का प्राइस आ रहा है। एक बार अपन आंसर देख लेते हैं, इसको अपन राउंड ऑफ करके 367 ही लिख देंगे, क्योंकि शेयर अपना पॉइंट में नहीं रहते, तो उसको अपन यहाँ पे क्या करेंगे 367 ही यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और करके लिख दीजिए यहाँ पे ठीक है, राउंड ऑफ करके अपन ने इसको लिख दिया। तो यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन था अपन ने, तो इस वाले सेशन अपन ने क्या किया, अपन ने 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, 6वां 7वां 8वां 9वां 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके साथ ही अपने सारे इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन अपने यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अपन को क्या करना पड़ेगा, एक काम करेंगे, इस वाले चैप्टर का एक और सेशन अपन लेके आएंगे, जिससे अपन सारे एमसीक्यूज भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और जो अपनी न्यू स्टडी मटेरियल में अपनी जो यहाँ पे केस स्टडी आई है, ठीक है, जो भी कब के लिए एप्लीकेबल हो रही है, जो एप्लीकेबल हो रही है अपना May 25 के लिए एप्लीकेबल हो रही है, वो वाली अपन केस स्टडी यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो वो क्यों करेंगे केस स्टडी, तो कई बार जो अपना ICIS ऐसे हरकतें कर देता है कि जो बाद में एप्लीकेबल हो रहा है वो भी केस स्टडी या फिर क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है, तो अपन तो कोई रिस्क नहीं लेंगे, अपन वो वाली केस स्टडी कर लेंगे। मुश्किल से 20-25 मिनट की रहेगी या फिर 20 मिनट की, तो आप देख लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने जो भी एमसीक्यू रहेंगे केस स्टडी के साथ में। जब तक अपन अपना अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, और अगर आपको उसका स्क्रीनशॉट चाहिए है तो मैं आप टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, तो वहां जाके आप नोट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।